आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो हमारे किसी काम को करने में सक्षम नहीं होता है। हमारी भाषा, हमारे निर्देश वो सीधे नहीं समझ सकता और इसीलिए कंप्यूटर हार्डवेयर से अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करवाने के लिए हमें अपने द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनको समझाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यही माध्यम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र, देखिए यहाँ पे लिखा है रेड में, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र या प्रचालन प्रणाली, यह एक प्रकार के ऐसे ही सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे और कंप्यूटर के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को औपचारिक रूप से निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो अब ये जो हम बोलेंगे यह है ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन प्रणाली या प्रचालन तंत्र ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो संपूर्ण कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उसके साथ जुड़े हुए अन्य उपकरण जैसे कि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, माइक, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको नियंत्रित करता है एवं अनुप्रयोग प्रोग्रामों के क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन को संचालित करता है तथा हमारे और कंप्यूटर के बीच या हमारे और कंप्यूटर के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है। एक संपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम और उपयोगकर्ता को इस चित्र में दिखाया गया है। अब होता क्या है, जैसे कि हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे मान लीजिए ए दबाया और ए जो है वो स्क्रीन पे लिख के आ गया, तो ये कोई जादू नहीं होता है। इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसी प्रणाली है जो काम कर रही है। कंप्यूटर में जो ABCD के बटन्स लगे हुए हैं यह सब है हार्डवेयर और जो स्क्रीन पे ए लिख के आ रहा है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। लेकिन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक मध्यवर्ती घटक माने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, एक मध्यवर्ती घटक की जो भूमिका निभाता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसे फर्मवेयर भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि यूजर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से, देखिए हार्डवेयर माने सिर्फ कीबोर्ड नहीं जिसपे हम ABCD दबा दें बटन नहीं, हार्डवेयर माने प्रिंटर भी है, हार्डवेयर माने माइक भी है, हार्डवेयर माने अन्य सारी चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर से और बेहतर काम लेने के लिए। ठीक है। कंप्यूटर का मॉनिटर भी हार्डवेयर है, माउस भी है। तो जो यूजर होता है वो हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना, देखिए हमने बटन दबाया ये बात अलग हो गई, पर बटन दबाने की वहां बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने की। माने प्रिंटर को कुछ ऐसा बताने की कि वो फलानी चीज का प्रिंट निकाल दे, या स्कैनर में, स्कैनर तो रखा हुआ है उस पर हमने कागज भी लगा दिया पर उसकी स्कैन कॉपी उसको सॉफ्टवेयर ही निकालेगा। तो जो यूजर होता है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, इन सॉफ्टवेयर की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही आगे हार्डवेयर से वो काम करवाता है। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में ये समझिए ये प्रोग्राम्स हो गए या सॉफ्टवेयर हो गए और ये हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर सबसे नीचे जो दिखाया जा रहा है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच भी एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो CPU का बॉक्स रखा होता है वो, उसके अंदर के सभी चीजें जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस वो
जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। कीबोर्ड, माइक, स्कैनर, ये सारी चीज़ें इनपुट हो गई। आउटपुट माने जो मॉनिटर होता है जिसको वीडीयू बोलते हैं हम, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस। तो मेमोरी, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये कंप्यूटर के मुख्य संसाधन हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामों के अंतर्गत कंपाइलर, डेटाबेस सिस्टम, शेल और अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोग जैसे स्प्रेडशीट, जैसे कि इसका उदाहरण है MS एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड, और ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम आदि। ये सब ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर के इन संसाधनों का उपयोग करके उपयोगकर्ता की समस्याओं को हल किया जाता है। कंप्यूटर के अलग अलग उपयोगकर्ता हो सकते हैं, जैसे मनुष्य, मशीन और दूसरे कंप्यूटर। मनुष्य माने अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम मनुष्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता हो गए। अगर किसी मशीन से दूसरा मशीन का काम दिया जा रहा है, जैसे कि आपको बताएं तो हाँ, जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल में एक वो है, मान लीजिए पेशेंट है और उसके अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि वो होता है ना जो सांस लेने के लिए लगा होता है, वो सारी चीज़ें लगी हैं और उसको कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, तो मशीन इस बार कंप्यूटर को कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा दूसरे कंप्यूटर भी कंप्यूटरों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में है, उसमें लगे कंप्यूटर्स को यहाँ के कंप्यूटर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ से कंप्यूटरों को निर्देश दिए जाते हैं और वो कंप्यूटर सैटेलाइट के कंप्यूटरों को वो निर्देश पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य भी कंप्यूटर को उपयोग कर सकता है, मशीनें भी उपयोग कर सकती हैं और दूसरे कंप्यूटर भी इनको उपयोग कर सकता है, तथा इनकी अलग अलग समस्याएं भी हो सकती हैं। आप समझ ही रहे हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित तथा समन्वयित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेज करता है, रिसोर्स मैनेजर की तरह कार्य करता है। रिसोर्स मैनेजर क्या, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारी माँ होती हैं, वो सारी चीज़ों का घर में हिसाब रखती हैं कि कौन सा राशन कितना है, बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, सारी चीज़ों का। तो इसी तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हर एक चीज़, कौन सा हार्डवेयर कितनी देर काम करेगा, कौन सा यूज़र किसको कितनी हमको परमिशन देनी है, सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। कंप्यूटर सिस्टम के कई रिसोर्स होते हैं, जैसे CPU टाइम, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इत्यादि। इन रिसोर्सेज के उपयोग के समय के समस्याओं को हल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिसोर्सेज को विभिन्न प्रोग्रामों में आवश्यकता अनुसार बांटता है। यानी जैसे CPU है, CPU टाइम मतलब CPU जो कार्य कर रहा है उसमें एक ही कंप्यूटर पे एक आदमी एक ही समय में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे वो सोच सकता है वो म्यूजिक सुन रहा हो, संगीत बजा रहा हो, साथ में वो टाइपिंग भी कर रहा है और उसने एक विंडो भी खोल रखी है जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये 3-4 काम एक साथ हो रहे हैं। तो इसमें CPU जो है उसको किस चीज़ को कितना समय देना है, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही आवश्यकता अनुसार उसको बांटता है। क्योंकि एक रिसोर्स की आवश्यकता एक से अधिक प्रोग्रामों के लिए हो सकती है, इसलिए ये आवश्यकता अनुसार उसे बांटता है। इन स्थितियों में ऑपरेटिंग सिस्टम निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्स दिया जाए और जिसमें कंप्यूटर निष्पक्ष रूप से तथा कुशल तरीके से कार्य कर सके। कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की तकनीक में परिवर्तन होता गया, क्योंकि आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स बने थे तो वो बहुत बड़े, बहुत विशाल होते थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। उसके बाद आईसीज आई, फिर आज के कंप्यूटर्स आए, इस तरह से इनमें हार्डवेयर में बदलाव होता चला गया। इसी तरह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी और उसकी तकनीक में भी बदलाव या परिवर्तन होता चला गया। प्रारंभिक दौर में जहां डेटा प्रोसेसिंग क्रमिक रूप से होती थी, क्रमिक माने सीरियल तौर पे होती थी, वहीं अब वह ऑनलाइन तथा रियल टाइम होती है।
ये सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा कि रियल टाइम ऑनलाइन ये सब क्या होता है। साथ ही अब एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने की सुविधा भी विकसित कर दी गई है। पहले के कंप्यूटर एक वक्त में एक ही काम करते थे। सबसे शुरुआती कंप्यूटर तो सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग करते थे, कैलकुलेशन। उसके बाद वाले एक वक्त में एक काम करते थे। आज एक वक्त में बहुत सारे काम कंप्यूटर करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास की जरूरत क्यों पड़ी? दो कारणों से। पहला, हार्डवेयर में सुधार होता गया और नए प्रकार के हार्डवेयर बनाने के कारण नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी। और दूसरा कारण था उपयोगकर्ता की नई नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की नई सर्विसेज प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना और बेहतर बनाना पड़ा। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वो है जिसके ऊपर आपको प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रमिक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रमिक माने एक बार में एक काम करेगा और उसके बाद में वो काम वहां पे छोड़ देगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। ये स्टार्टिंग वाले ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में एक काम करते थे और रुक जाते थे। दूसरे बने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या हुआ कि हमने एक से ज्यादा कामों को उसको कंप्यूटर को बता दिया कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो वो कंप्यूटर वो पहले पहले दिया हुआ काम पहले, उसके बाद वाला उसके बाद और उसके बाद वाला उसके बाद ऐसा करके और फिर रुक जाता था, बैच में काम करता था। थर्ड हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को चलाने के लिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। माने एक बार में तो एक ही काम होगा पर एक से ज्यादा काम। जैसे क्या, अगर आपको गाना सुनना है तो आप सिर्फ गाना सुन सकते थे। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते थे। अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आप सिर्फ टाइपिंग कर सकते थे। मतलब एक से ज्यादा काम हो रहे हैं पर एक बार में एक। इसके बाद में आया मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो तो एक ही होता है ना। जब हम एक से ज्यादा काम करते हैं जैसे कि टाइपिंग करना, साथ में एक वेब ब्राउजर पे, जैसे मान लीजिए हमने एक वेब ब्राउजर खोला, उस पर दिया हुआ जो कंटेंट है उसको हमको टाइप करना है, तो हमने वेब ब्राउजर भी खोला है और हमने एमएस वर्ड जैसा एक वर्ड भी खोला है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने गाना भी बजा रखा है। तो क्या हुआ, ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए वो सीपीयू तो वही रहेगा, प्रोसेसर वही रहेगा, तीनों कामों को वो बदल बदल के करता रहेगा और इतनी जल्दी वो टाइम बदलता है कि हमको पता भी नहीं चलता। हमको लगता है ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग, जिसमें एक से ज्यादा टाइम, एक से ज्यादा काम एक ही समय में हो रहे थे। और यही टाइम शेयरिंग भी है क्योंकि प्रोसेसर के समय को शेयर किया जा रहा है बार बार। इसके बाद आए मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी क्या हुआ कि पहले के जो वो थे प्रोसेसर, वो एक बार में एक ही काम कर सकते थे और वो इतनी जल्दी उनको बदलते थे कि पता नहीं चलता था कि एक से ज्यादा काम हो रहे हैं। पर यहाँ पे जो नए प्रोसेसर आए उसमें क्या हुआ कि एक से ज्यादा कामों को भी वो कर सकते थे एक ही वक्त में। तो इस वजह से नए ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिनको पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है, उनका इंट्रोडक्शन किया गया। इसके बाद में आए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देखते हैं कि आज के ज़माने में हमने लखनऊ में अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए और बेंगलोर में किसी और ने उसी अकाउंट से अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए। तो ये सब इसलिए हो रहा है संभव क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड माने ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे डेटा को दूर दूर तक जो है मैनेज कर रहा है। और सातवां जो है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सबसे जो आसान उदाहरण है वो हमारे जीवन में ये है कि हम लोग जो वीडियो गेम्स खेलते हैं वो रियल टाइम है। आपने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही जो आपका वो होगा कैरेक्टर, मान लिया आप मारियो खेल रहे हैं तो वो उछल जाएगा, या पबजी अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें फायरिंग हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से रियल टाइम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर इसका इस्तेमाल बहुत आगे तक हो रहा है। आजकल ड्रोन्स बना रही है गवर्नमेंट्स, उनका इस्तेमाल
ड्रोन्स को कब किधर मोड़ना है, ये सब यहीं बैठ के। ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी उसको मोड़ने का सिग्नल दिया और वो 2 मिनट बाद मुड़ा, ऐसा नहीं होता है। आपने जैसे ही उसको मोड़ने का संदेश दिया वो तुरंत मुड़ जाएगा। ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही संभव हो पाया। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के 7 प्रकार हो गए, ये सभी आपको याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करना होता है जिससे उपयोगकर्ता सिस्टम का आसानी से उपयोग कर सके। और दूसरा उद्देश्य कंप्यूटर हार्डवेयर का कुशल तरीके से उपयोग करना भी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित सेवाओं को प्रदान करता है। तो पहली जो सेवा है वो है यूजर और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता। अब यह जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि जब तक जैसे हमने अपने कंप्यूटर को खोला तो उसमें हमको बहुत सारे, एक पहले तो वो दिखता है हमारा डेस्कटॉप, उसके बाद में उसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं, उसको हम आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो यह हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके पहले जो कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करते थे, आज भी इस्तेमाल होता है लेकिन आम यूजर उसको इस्तेमाल नहीं करता है, वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता था, एक ब्लैक स्क्रीन होती थी और उसमें हमको हर चीज टाइप करके कंप्यूटर को अपने निर्देश देने पड़ते थे। जैसे आजकल हम किसी भी फोल्डर को खोलने के लिए, किसी भी फाइल को खोलने के लिए डबल क्लिक कर देते हैं और वो खुल जाती है। पहले जो कमांड लाइन इंटरफेस जो होता था उसमें हर चीज को टाइप करना पड़ता था, टाइप करके हम कंप्यूटर से काम कराते थे। तो पहला तो इसका सबसे जो मुख्य कार्य है वो है यूजर को कैसा वो इंटरफेस दे रहा है, माने कैसा जो है उसके बीच में इंटरेक्शन करा रहा है। मतलब उसको ग्राफिकल यूज में रूप में सारी चीजें दिख रही हैं या कमांड लाइन के रूप में सारी चीजें दिख रही हैं, या यूजर और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता, यह इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य है इसका प्रोग्रामों को बनाने में। प्रोग्रामों को बनाने में माने कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसपे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग माने नए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको ट्रांसलेटर या कंपाइलर्स ऐसा बोलते हैं, और ये आगे की चीज़ें हैं, आप बाद में जानेंगे। तो और प्रोग्रामों को बनाने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। प्रोग्रामों के संचालन में, प्रोग्रामों को चलाने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है, वरना अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर चलाएंगे आप किस पे। इनपुट आउटपुट इकाइयों के संचालन में, अब कीबोर्ड से जो हमने टाइप किया वो चीज़ें सही से टाइप हो रही कि नहीं, प्रिंट आउट सही से निकल रहा है कि नहीं, ये सब भी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नियंत्रित करता है। इसके बाद में फाइलों के नियंत्रित उपयोग में, अब क्या होता है जैसे एक कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं, पर किस यूज़र को कौन सी फाइल खोलनी चाहिए, कौन सी फाइल नहीं खोलनी चाहिए, किन फाइलों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, किन तक नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। इसके बाद आता है बचाव और सुरक्षा। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रमुख कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि आजकल आप जानते हैं हैकर्स हैकिंग करते हैं, वायरसेस बनाते हैं, ट्रोजन्स बनाते हैं और हमारे कंप्यूटर को खराब करने या उनका डेटा चुराने की कोशिश होती है। तो इन सबसे बचाव भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके बाद संचार में, अब क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर पे अगर कुछ डेटा है और उसको हमको दूसरे कंप्यूटर पे भेजना है, मान लीजिए हमने ब्लूटूथ के माध्यम से भेजा, वाईफाई के थ्रू ट्रांसफर किया, या हमने एफटीपी के थ्रू फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू या ईमेल किया या मैसेज किया, तो ये जो हम संचार कर रहे हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। उसके बाद में जो संचार हो रहा है उसमें कहीं गलतियां तो नहीं हो रही हैं, या और जो काम हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं उनमें कोई गलतियां तो नहीं है, अगर गलतियां हैं तो उनको सही करना, ये सारा कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, कराता है। इसके बाद है रिसोर्स प्रदान करना, यानी कि अगर मान लीजिए 20 लोग अगर एक ही कंप्यूटर पे एक वक्त में काम कर रहे हैं, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल, एक ही सीपीयू पे एक से ज़्यादा लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जितने चाहे उतने लोग एक बार में काम कर सकते हैं। तो किसको कौन से रिसोर्स का, मान लीजिए सबको प्रिंट निकालना है तो किसको प्रिंट निकालने की अनुमति दी जाए, किसको नहीं,
ये सारी चीज़ें रिसोर्स प्रदान करना वगैरह भी, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है। और आखिरी है लेखांकन, यानी कुछ भी टाइप करना, एक स्प्रेडशीट बनाना, पेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है। ये सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से कराता है, लेकिन काम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अवयव, अवयव माने कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ये समझिए कि उसके जो प्रमुख जो वो है कार्य, उनको अलग अलग भागों में या किस किस चीज में उसको मैनेज करना पड़ता है, इसको हम यहाँ बताते हैं। तो पहला जो अवयव है उसका वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। पहला जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है प्रोसेस को मैनेज करना। प्रोसेस माने एक से ज़्यादा मान लीजिए विंडोज कंप्यूटर में खुली हुई है, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करना। दूसरी चीज़ होती है मेमोरी को मैनेज करना, डेटा कहाँ सेव होगा, कहाँ से उठाया जाएगा, कितनी देर के लिए उठाया जाएगा, ये सारी चीज़ें मेमोरी को भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसके बाद में फाइल को मैनेज करना, यानी किसको कितनी फाइल्स की पहुंच तक पहुंच देनी है, किसको नहीं देनी है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि सीडी, डीवीडी, इन सारी चीज़ों को भी जो मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सीडी पे हमने डेटा लिख दिया है, क्या उसके बाद में और डेटा लिखा जा सकता है, या उसके बाद सीडी को ब्लॉक करना है कि उसके बाद अन्य डेटा ना लिखा जा सके, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट इकाइयों का प्रबंधन, यानी मॉनिटर में कौन सी चीज़ कहाँ छपेगी, अगर हमने कोई भी चीज़ टाइप की है तो क्या वो जो हमारी स्क्रीन है उसके बीच में दिखेगा, या लेफ्ट में दिखेगा, राइट में दिखेगा, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से ही तय होती हैं। और उसके बाद आखिरी है नेटवर्किंग और संचार, यानी कि जो हमारा डेटा जा रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, वो किस रास्ते को चुनेगा, उसमें कितना समय लगेगा, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि हमने कंप्यूटर से डेटा भेज दिया बस, नहीं, हमको जिस कंप्यूटर से जिस कंप्यूटर तक डेटा भेजना होता है, उसके पहले, भेजने के पहले सारी चीज़ें वो तय हो जाती हैं कि इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर तक ही डेटा जाएगा, बीच में कहीं वो डेटा का लॉस ना हो, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है, मैनेज करता है।